इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आपको बताते चलें, इस वक्त हैं मेजर जनरल पीके सहगल, फॉरेन एक्सपर्ट है, और अहमद अयाज जी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। पीके सहगल साहब, आपसे समझना चाहेंगे, अब तक जो कहा जा रहा था कि कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ माकूल चीजें मौजूद हैं, लेकिन अब खुद पीएम मोदी कह रहे हैं कि आवाम को एहतियात बरतना होगा, यानी जो अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है उसके संगीन नतायज आने को लेकर अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। देखो, जहाँ तक राहुल गांधी का ताल्लुक है, राहुल गांधी पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जो है बड़ी जायज है और बड़ी टाइमली है। साफ तौर पे इस युद्ध का जो असर है पूरी दुनिया को पड़ रहा है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज खुल भी जाए तो अगले कई महीनों तक या कुछ सालों तक इसका असर जारी रहेगा। ऐसे में बहुत बड़ा आवश्यकता है कि प्राइम मिनिस्टर इस माफी की बातचीत करे। जहाँ तक राहुल गांधी का ताल्लुक है, ना तो राजनीति समझते हैं, ना कूटनीति समझते हैं, ना ही इकोनॉमिक समझते हैं। और अगर समय यूपीए की सरकार होती तो देश में कीमतें आसमान को छू रही होती, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस जो बहुत बढ़ गई होती, इन्फ्लेशन बढ़ गया होता, लेकिन देशवासियों को अभी तक किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर देखो, पिछले 2 महीने के अंदर 2.1 लाख करोड़ जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर जो है देश से निकाल चुके हैं, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व के ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है। फिर हिंदुस्तान में हर परिवार बहुत सोना खरीद रहा है। हर साल 80% जो ज्वेलरी हिंदुस्तान में बनती है उसका सोना जो है उसका आयात बाहर से किया जा रहा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने तौर पर हो सकता है अगले 1 साल तक सोना ना खरीदो तो बहुत कम खरीदो, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर इसका दबाव ना पड़े। साथ में हमारे पास तकरीबन 30-35 दिन के रिजर्व थे ऑयल एंड गैस के लिए। उन्होंने कहा कि ऑयल एंड गैस की खपत को भी कम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जैसे कोविड के समय रिस्ट्रिक्शन थी, इसी माफी को क्या कहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करो, और करना पड़ता है तो कारपूल का इस्तेमाल करो। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जहाँ फार्मर का ताल्लुक है, हमारी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर फर्टिलाइजर को, उन्होंने कहा फर्टिलाइजर का के ऊपर की खपत जो है उसको 50% कम करो। फिर अपने जो ट्यूबवेल चलाते हो उसके लिए उन्होंने कहा उसके सोलर पावर का इस्तेमाल करो बजाय ऑयल या गैस का या तेल का। बिल्कुल, ये अपील की है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसको लेकर मैं आपके पास अहमद अयाज साहब, किस तरह के हालात आपको लग रहा है कि इस पूरे सिचुएशन में नजर आ रहे हैं? क्या ये सही वक्त है इस तरह की अपील करने का, या फिर इस तरह की अपील से कियोस भी हो सकता है? क्योंकि पहले जब जंग की शुरुआत हुई थी और चीजें लगातार जिक्र की जा रही थी तो एक पैनिक देखने को मिला था, लोगों ने जखीरा अंदोजी भी शुरू कर दी थी। तो इस अपील के मायने क्या नजर आते हैं और किस तरह, कितने और मतलब इसके निकाले जा सकते हैं कि आवाम को आगाह किया जा रहा है कि आवाम अलर्ट हो जाए? क्योंकि आवाम इस तरह से भी करती है कि वो पैनिक भी हो जाती है और फिर जखीरा अंदोजी पर नतीजे निकलकर सामने आते हैं। ये अपील देखकर इंसान समझ सकता है कि कुछ श्योरली कुछ दिक्कतें आई है और कुछ प्रेशर्स बढ़ रहे हैं इस लिहाज से जिस डायरेक्शन में अपील की गई है। और शायद इसके बगैर शायद कोई चारा भी नहीं है जो इस वक्त अपील की जा रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे दिख रहे हैं। When we take the appeal of the Prime Minister, तो नेचुरली कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आई होगी। और लेकिन इसमें यही देखने की बात है क्या जब ईरान और इस्राइल का वार हुआ और ऑयल सप्लाईज पर असरात शुरू होने लगे, सही गवर्नेंस वही होती है कि जो सही लीडरशिप वही होती है कि जो हर एक सिचुएशन में अलर्ट हो। जब ईरान और इस्राइल का वार हुआ तब ही आम इंसान भी अंदाजा लगा सकता था कि दिक्कतें आने वाली है और ऑयल सप्लाईज पर इफेक्ट हो रहा है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो लग रहा है कि शायद क्या पक्का उसी वक्त से तब से ही हुकूमत को अलर्ट होना चाहिए था और मेजर्स लेने चाहिए थे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी मेजर्स लेने चाहिए थे, ताकि ये सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है ये ना हो जाती। और दूसरा, कल तक जब तक मुल्क में बहुत सारे जगहों पर इलेक्शंस हुए तब तक तो हर एक चीज नॉर्मल लग रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कोई इंडिकेशन भी नहीं आई कि कंट्री में कोई इस
प्रकार की कोई सिचुएशन है, तो ये अचानक जो 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 सडन जो अलर्ट की बात आई, या उसको कहेंगे या अपील की बात आई, संकट की बात आई, तो ये इंसान को हैरान कर देता है, और शायद ये इंसान को मजबूर करता है सोचने के लिए कि शायद आप सेफ हाथों में नहीं हो। सेफ हाथ यही होते, लीडरशिप विजनरी होती है, एक आम इंसान लीडर नहीं टाइमिंग को लेकर होता। असल मेन सवाल है कि आपने इंतजार किया कि चुनाव अच्छे तरीके से निपट जाएं और फिर आप ये अपील कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी भी निशाना साध रहे हैं पीएम मोदी को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि आपकी नाकामी ये दिखा रही है कि आप कुछ चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और फिर आपने सारा दारोमदार आवाम पर छोड़ दिया, यानी अब आप आवाम के सामने आ गए हैं। सही बात है। जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो वहां हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट प्रेफर नहीं हो सकते। तो क्या हमने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रेफर किया? हमने बड़े आराम से इलेक्शन होने दिया, हमने लोगों को थोड़ा सा भी इंडिकेट नहीं करने दिया कि कोई दिक्कत है। हर एक निरंतर में है, हर एक चीज कंट्रोल में है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है। और मुझे याद है होम मिनिस्टर ने यह भी कहा शायद किसी इलेक्शन रैली में कि बहुत सारे जगहों पर रेट्स बढ़ गए, कोई इंक्रीज हो गई ऑयल प्राइसेस को लेकर, लेकिन हमारे मुल्क में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? आई मीन दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। हालांकि वी डू रियलाइज, ये हम मानते हैं कि ये दिक्कतें आने वाली थी, ये आम इंसान भी समझ सकता था कि गल्फ में जो सिचुएशन आई है उसका इफेक्ट ग्लोब पर आ जाएगा और इंडिया पर भी लाजमन आ जाएगा। इसके बावजूद कि इनके जो डिप्लोमेटिकली जो कंडीशंस थे, जो हालात थे, वो सही है। ईरान ने भी अलाउ किया हार्मूज से, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से, या अमेरिका ने भी रूस से ऑयल लेने की वो परमिशन जो भी करना था कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी वी शुड हैव बीन अलर्ट इन टाइम। वही तो लीडरशिप तो वही है कि जब आने वाले हालात से आगाह हो, इंसान आगाह हो और मेजर्स लिए जाए। अब अचानक लोगों को हैरान कर देना, कहीं घर से काम करना, कहीं पूल करना, कहीं अलर्ट ऐसे में कर देना अचानक से इलेक्शन के बाद। बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने भरोसा किया था, क्योंकि पैनिक देखने को मिल रहा था। लेकिन सरकार बार बार कह रही थी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब सरकार खुद कह रही है कि आपको अलर्ट रहना होगा। तो ऐसे में लोगों के किस तरह के रिएक्शन आएंगे, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी और देखेंगे भी। वहीं पीके सहगल साहब, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो बैन अल-अक़वामी इंटरनेशनल सफर है उसको कम किया जाए और वर्क फ्रॉम होम प्रेफर किया जाए। तो आपको मौजूदा सिचुएशन कैसे नजर आ रही है? क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, काम करते हैं, बहुत बड़ी तादाद है। तो क्या उनके लिए भी ये एक अलर्ट सिचुएशन है? देखो, जहां तक पूरी दुनिया का ताल्लुक है, इसका असर पूरी दुनिया को है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया जबरदस्त सफर कर रहा है, चाइना सफर कर रहा है, जापान सफर कर रहा है, साउथ कोरिया सफर कर रहा है। वो सबसे ज्यादा नुकसान तो ग्लोबल साउथ को, इसमें तकरीबन 80 देश है। हमारा नेबरहुड जैसे पाकिस्तान जबरदस्त सफर कर रहा है, बांग्लादेश सफर कर रहा है, नेपाल सफर कर रहा है, श्रीलंका सफर कर रहा है। वहां तो कीमतें आसमान को छू रही है और पेट्रोल डीजल जैसे चीज है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हिंदुस्तान खुशकिस्मत है कि अभी तक हिंदुस्तान में वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइसिव सरकार, और हिंदुस्तान के आम लोगों के जीवन में अभी तक कुछ प्रभाव नहीं पड़ा ना। तो लेकिन ऑयल कंपनी जो है और रिफाइनरी जो है उनको 30,000 करोड़ रुपए का महीना का नुकसान हुआ है। इन द 2 months 60,000 करोड़ जिसको सब्सिडाइज कर रही है सरकार। फिर जो आपका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम है, हाईवेज एंड रोडवेज का, बिटुमन की कीमत जो आपकी कोल टार है उसकी कीमत 30,000 रुपए पर टन बढ़ गई है। ऐसे में बहुत बड़े, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर निकल जाए, प्राइम मिनिस्टर की जो रिक्वेस्ट है, तो यह चेतावनी है, बड़ी जायज है, बड़ी टाइमली है। मैं तो कह रहा हूँ कि जहां तक खुशकिस्मत है कि इस समय देश में ऐसी सरकार है जो पूरा यकीन कर आम लोगों के ऊपर इसका असर कम से कम पड़े, और अगर पड़े तो बहुत देर के बाद भी पड़े। हिंदुस्तान बड़े ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे 45 फर्टिलाइजर्स रॉ मटेरियल यहाँ से आता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री का 40% रॉ मटेरियल यहाँ से आता है, फार्मास्यूटिकल का इंडस्ट्री का 45% रॉ मटेरियल यहाँ से आता है। फिर आप बड़े पैमाने पर 12 जगह पर हब्स बनाना चाह रहे हो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। उसके लिए 2 प्रकार की गैसें हैं, हीलियम गैस और प्रोपेन गैस। वो बहुत लाजमी है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, वो पूरा का पूरा वहां से आता है। 88% आपकी नेचुरल गैस वहां से आती है, 20% LNG वहां से आती है, 30% ऑयल एंड गैस वहां से आता है। हिंदुस्तान ने बड़े ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को टाइप कर दिया है।
हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास बहुत ही फ्रेंडली देश है, अफ्रीका के देश है जो, और लैटिन अमेरिका के देश है जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। लेकिन फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट से आता था ऑयल एंड गैस और 5 से 7 दिन में पहुंच जाता था, यहाँ से आने में काफी दिन लगते, 30 दिन लगते हैं। अमेरिका से आने में, लैटिन अमेरिका से आने में 45 लगते हैं, जिसमें फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं। फिर हमारा जो डायस्पोरा जो है वो 65 to 70 बिलियन डॉलर्स आपको एनुअल रेमिटेंस भेजता था, वो तकरीबन कंप्लीटली बंद हो गई है। फिर आपका शाहबहार के माध्यम से आपके 25% फ्रेट चार्जेस बचते थे जब आप ईस्टर्न यूरोप को या सेंट्रल एशिया को या रशिया को सामान बेचते थे, वो भी खत्म हो गया है। फिर आपके पास जो अफगानिस्तान के पास लैंड कनेक्टिविटी थी और रेल कनेक्टिविटी थी, वो खत्म हो गई है। फिर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप हो गया है। फिर आपका U2 I2 ये सारा ठप हो गया है। तो हिंदुस्तान को तो बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद आपकी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी, आपके ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़े, आपके डीजल प्राइसेस नहीं बढ़े। और जहां तक कोशिश हो रही है, जो डोमेस्टिक गैस है, PNG है, उसमें सप्लाई में की रुकावट नहीं आई। कुछ हद तक जो है आपके कमर्शियल, यानी आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं वो माकूल की जा रही हैं और सही वक्त पर की जा रही हैं। पीके सहगल साहब, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। और इस समय जो अपोजिशन का कोशिश होनी चाहिए कि हर प्रकार से सरकार मदद करें, सरकार को ऐसे सुझाव दें जिनको लागू किया जा सके। लेकिन राहुल गांधी और जो लेकिन वो ये भी तो इल्जाम लगाते हैं कि सरकार तो बातचीत करना ही नहीं चाहती है, सरकार बातचीत तो करे उनसे। देखो, सरकार तो बातचीत सुनने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो है ही नहीं फेस में। राहुल गांधी और ट्रैवल को लेकर आप क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए आप क्या सुझाव देंगे जो अलग अलग कंट्रीज में मिडिल ईस्ट के काम कर रहे हैं और खास करके इंडियंस हैं? तो ऐसे में उनको क्या एहतियात बरतने चाहिए? क्या उन्हें वापस मुल्क आकर वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करना चाहिए? क्या इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है? सहगल साहब, अच्छा, इस बार मेरे से पूछ रहे हैं। देखो, जी आपसे। हाँ, मैं दोहराऊं। देखो, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान तो काफी से ज्यादा खुशकिस्मत है कि मिडिल ईस्ट में कम से कम जितने भी पाकिस्तान के समर्थक थे आज वो हिंदुस्तान के सपोर्ट में। सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट हो चुका है, लेकिन सऊदी अरेबिया फिर भी हिंदुस्तान को उन्होंने अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है। GCC को हमारा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहे हैं ओमान के साथ में, इसी बात फ्री ट्रेड बिल्कुल कई सारी चीजें यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही हैं और उम्मीद है हालात भी बेहतर हो। वही अहमद एयाज साहब, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो कितनी अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है, क्या हालात और बदतर होते हुए नजर आएंगे कि सोना ना खरीदा जाए और जो फॉरेन करेंसी है उसको बचाना भी बहुत अहम है। सोने को लेकर किस तरह से लोगों को आगाह किया जाए और क्यों इस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है? अलार्मिंग सिचुएशन सबसे ज्यादा जो इसमें दिख रही है कि जो ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट का ये आज का जो अपील आ गया, तो इट्स अलार्मिंग। हालांकि जब जंग शुरू हो गया खलीज में, तो उस वक्त अंदाजा लगाया जा सकता कि कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब आपने बड़ा इत्मीनान दे दिया लोगों को कि भाई सारा ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो लोग आराम से बैठे। और जब ऑल उठ खड़ा होके भाई वो भी है, ये भी है, उधर भी है, इधर भी है, वो भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, गोल्ड भी नहीं करना, ट्रैवल भी नहीं करना, घर से काम करना, ऑयल भी काम करना, आई मीन इट्स अलार्मिंग। वो अलार्मिंग नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि जो ग्लोब में सिचुएशन आने वाली है वो तो एक्सपेक्टेड ही था, शायद आम इंसान महसूस कर रहा था। और अब अलार्मिंग ये है कि जो आज जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी इस वक्त अपील आ रहे हैं, दैट्स अलार्मिंग। That gives a sense that how serious is the government, how sensitive is the government about the nation. और अगर यही था, क्या ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे, ये अप्रहेंड नहीं कर सकते, ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे? और कम से कम हमने शुरुआत करी होती। कुछ अभी हमारा सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसेस होता है ऑयल के लिहाज से, एक्सपेंसेस के लिहाज से, सियासी लोगों पर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। हमारे मोटर गाड़ियां बहुत चलती है, गवर्नमेंट में बहुत चलती है, सियासतदानों के पास चलते हैं, मिनिस्टरों के पास चलती है, MLAs के पास चलते हैं। कम से कम वो कोई एक्टिविटी है उसको हम कहीं न कहीं रिड्यूस तो कर सकते थे पहले से ही, कुछ न कुछ बचा के। ठीक है, ये असर तो लेना ही लेना है,
कम से कम लोगों के ऊपर असर तो कम हो जाता है, कम से कम इट कुड बी सेग्रीगेटेड। बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर आपने बहुत चीजों पर रोशनी डाली है। इसी को लेकर पीके सहगल साहब, जिस तरह से जो सिचुएशन चल रही है, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और अभी हाल ही में बातचीत हुई पाकिस्तान के जरिए से ईरान की तरफ से जो पैगाम भेजा गया, हालांकि अमेरिकी सदर ने उसको लेकर कहा कि वो नाकाबिले कबूल है, तो क्या इसको एक बुनियाद माना जाए कि आगे हालात बेहतर नहीं होंगे, सीज फायर टूटने का भी खतरा है क्या पीके सहगल साहब? देखो, ईरान ने जो अमेरिका का प्रपोजल था उसका जवाब तो दिया है, लेकिन जवाब तो दुनिया को नहीं पता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि वो एब्सोल्युटली उसको रिजेक्ट करते हैं। किसी प्रकार से उन्होंने एक भी पेशकश नहीं रखी जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे में साफ तौर पे नजर आता है कि दोबारा जंग स्टार्ट हो सकता है। इसके बावजूद कि दोनों देश नहीं चाहते कि जंग हो, दोनों ही एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, दोनों ही पोस्टिंग कर रहे हैं, दोनों ही माइंड गेम्स खेल रहे हैं, दोनों ही किसी प्रकार से झुकने के लिए तैयार नहीं है, दोनों ही किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि अगर पीस टॉक्स होनी है तो वास्तव में किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर कंडीशन है तो कंडीशन जो है, जो ईरान कंडीशन प्रपोज करता है वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं, जो अमेरिका प्रपोज करता है वो ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। वास्तव में दो बड़ी समस्याएं हैं या तीन बड़ी समस्याएं। सबसे पहले जो है कि ईरान को गारंटी करना पड़ेगा कि वो जो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। सेकंड, उनको गारंटी करना पड़ेगा कि जो 400 केजी जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो किसी दूसरे देश के पास भेजेंगे। हाँ। अभी वो कह रहे हैं पार्टली दूसरे देश के पास भेजेंगे और पार्टली कह रहे हैं हम इसको डाइल्यूट करेंगे, और वो कह रहे हैं अगर कोई समझौता नहीं होता तो ये पूरा वापस लौटाया जाए। और तीसरा जो इशू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को है। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमेशा उसका दबदबा बना रहे। अगर वो दबदबा बना रहे तो डायरेक्टली जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं वास्तव में वो एक किस्म से ईरान के गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि ईरान का बहुत बड़ा। लेकिन इन्हीं पहलुओं पर लगातार गौर ख़ास किया जा रहा है और यहीं से ही रास्ता निकलेगा। अब देखना बेहद अहम होगा कि ये किस तरह से आगे जाता है। अहमद एयाज साहब, आपसे भी आखिरी सवाल है कि जो ये टाइमिंग को लेकर क्योंकि सवाल उठ रहा है कि पहले से जो सिचुएशन थी उसमें आपने अलार्मिंग नहीं किया, लेकिन अब आप अलार्मिंग सिचुएशन इसे बता रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने इसको लेकर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। इस बात के क्या मायने समझे जाए? इन ए वे, हालांकि मैं इसमें कंट्रोवर्सी में राहुल गांधी और गवर्नमेंट के कंट्रोवर्सी में जाने के बजाय मैं अपना जो मेरा मानना है, या राहुल गांधी का ये कहना, वो कुछ भी कह सकते हैं एज ए पोजीशन नाउ, बिकॉज एक मौका मिला बात करने का कि जब इसको प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया गया, जितना अभी हम कह रहे हैं कि जितनी दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें शायद हम किसी तरीके से अगर अवॉइड भी नहीं कर सकते, कम कर सकते थे। अभी हमने इलेक्शन भी लड़ा, बड़ी बेतहाशा खर्च करा, ऑयल भी खर्च करा, गाड़ियां भी चलाई, बाकी भी किया। आई मीन एटलीस्ट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर हम अलर्ट होते, सीरियस होते, तो शायद हम कहीं ना कहीं कुछ लोगों की दिक्कतें जो आने वाली है तो शायद उनको काम किया जा सकता था। लेकिन हमने उस पर कोई उसको प्रेफर नहीं किया। हमने प्रेफर यही किया कि हमारे जो मामला थे वो ठीक तरह से चले, हमारे मजे चले, हमारे इलेक्शन चले, हमारे सारा चले, जबकि मालूम था कि ये सिचुएशन आने वाली है। अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर आपको मालूम था सिचुएशन आने वाली है तो आप पहले से अलर्ट क्यों नहीं हुए? और ये जरूरी बात है, अपोजिशन को एक बेहतरीन मौका मिल गया बात करने का। अब उसका असर क्या रहेगा ग्राउंड पर क्या नहीं रहेगा, बट अपोजिशन गॉट ए गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट, और उनके पास एक मुद्दा मिल गया और सही मुद्दा मिल गया, क्योंकि इसमें मेरिट है इस मुद्दे में। देखिए अभी प्राइसेस भी आप हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आप होंगे। शायद अगर इस वक्त 10 रुपए का इंक्रीज होगा, अगर हमने पहले से इसको स्टैगर किया होता शायद फिर 4 ही रुपए का होता, 5 ही का होता, आहिस्ता आहिस्ता अगर ना भी होता, कम से कम एक सीरियसनेस लगती, गवर्नमेंट में सीरियसनेस लगती, लोगों को महसूस होता गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इट। अब ये लग रहा है कि गवर्नमेंट तो सीरियस ही नहीं है इस चीज को लेकर। उन्होंने इलेक्शन भी मजे से करे, बेतहाशा गाड़ियां भी चलाई, पेट्रोल भी खर्च किया, डीजल भी खर्च किया,
जो भी करना था वो भी करा, और आज अचानक खड़ा होके बोलने लगे कि ये भी करना है, वो भी करना है, प्राइसेस भी आप हो जाएंगे, वो भी नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना। आई मीन दिस इज रियली, दिस गिव्स अ सेंस कि भाई आप शायद सेफ हैंड्स में नहीं हो। तो अगर राहुल गांधी कह रहा है तो ही हैज अ राइट टू टॉक, एंड वो एज अ अपोजिशन ही हैज अ वैलिड पॉइंट, ही हैज अ वैलिड पॉइंट एज एन अपोजिशन। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अब इस अपीलों के बाद मुल्क में किस तरह का असर नजर आता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।